2 महीने से जारी विवाद के बाद कल रात जिस किस्म का कन्फ्रंटेशन भारत और चीनी सैनिकों का एलएसी पर हुआ है गलवान घाटी इलाके के अंदर, इसमें भारत के 3 सैनिक शहीद हुए हैं और चीन के सैनिक भी मारे गए हैं। उसके बाद स्थिति इस वक्त बहुत ज्यादा तनावपूर्ण है। इस वक्त हो क्या रहा है ग्राउंड पर, क्या अपडेट है? मनीष के पास चलते हैं जानने के लिए। मनीष, इस वक्त की स्थिति बताइए। सौरभ, अभी की स्थिति बताने के लिए पिछले 24 घंटे का जो सीक्वेंस है वो बताना बहुत जरूरी है। गलवान के खासतौर पे जो पेट्रोलिंग पॉइंट 14 है, उसी जगह पर जो भारतीय सेना की यूनिट डिप्लॉय थी उनके बीच और चाइनीज पीएलए के बीच झड़प हुई, बल्कि शुरुआत जो है कल सुबह से ही हुई। क्योंकि जिस तरीके से 6 जून को दोनों कोर कमांडर के बीच बातचीत हुई थी, जिसमें जनरल हरिंदर और साउथ शिनजियांग के मेजर जनरल लियू लिन थे, उन्होंने तय किया था कि डिसएंगेजमेंट के तौर पर ईस्ट जो पोस्ट है भारतीय सेना की, उस पोस्ट से ईस्ट 5 किलोमीटर पीछे की तरफ चाइनीज पीएलए हटेगा। वो हट भी रहे थे, लेकिन देर शाम यानी कल करीबन 8:30 से 9 बजे के बीच वो लोग वापस आए और सीधा आते ही उन्होंने अपने पास जो उनके आयरन रॉड्स और साथ में स्टोन्स थे, उससे जो उस समय जो यूनिट कमांडर थे, जो कर्नल थे, कमांडिंग ऑफिसर थे, वो सबसे आगे थे और उनके साथ उनके 2 और जवान से उसी बीच उन्होंने सीधा हिट किया। हिट करते ही अनआर्म्ड कॉम्बैट शुरू हुआ। दोनों सेनाओं के बीच आपस में गुत्थम गुत्था की पूरी लड़ाई हुई और करीबन 2 से 3 घंटे तक ये लड़ाई चली। और फिर उसके बाद जब सुबह हुई तो ये बिल्कुल क्लियर हो गया था कि भारतीय सेना के कमांडिंग ऑफिसर जो उस समय यूनिट में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर तैनात थे, जो बार बार चाइनीज पीएलए को इस बात को कह रहे थे कि जो डिसएंगेजमेंट के लिए कोर कमांडर लेवल की मीटिंग हुई थी 6 तारीख को, उसका पालन करते हुए पीछे की तरफ हटे, लेकिन चाइनीज पीएलए आगे की तरफ आ रहे थे। दूसरी बात, इसमें चाइनीज कैजुअलिटी भी हुई। ये ग्लोबल टाइम्स के द्वारा भी बताया गया, जो आर्मी हेडक्वार्टर में हमारे सीनियर ऑफिशियल सोर्सेस हैं, उनके द्वारा भी ये कहा गया कि औपचारिक तौर पर कितनी कैजुअलिटी हुई ये कहना मुश्किल है। उसके बाद इसकी पूरी ब्रीफिंग लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह जो 14 कोर कमांडर हैं, उन्होंने जनरल वाईके जोशी नॉर्दर्न आर्मी कमांडर को दी और फिर आर्मी हेडक्वार्टर और डीजीएमओ को देते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जिसमें एस जयशंकर फॉरेन मिनिस्टर और साथ में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ भी मौजूद थे, करीबन 1 घंटे तक उनको मिनट टू मिनट ब्रीफ किया गया और साथ में पूरी तस्वीरें भी दिखाई गई। जो ऑन ग्राउंड इस समय जो सिचुएशन है उसके बारे में बताया गया। पेट्रोलिंग पॉइंट 14 के जो फ्लैश पॉइंट है उसके बारे में बताया गया और यही जानकारी रक्षा मंत्री ने अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अब सवाल ये मनीष की इस कॉन्फ्लिक्ट के बाद, इस कल रात जो हुआ उसके बाद जो भारत और चीन के बीच में जो एंगेजमेंट चल रहा था इस विवाद को सुलझाने के लिए, वो उस पर क्या असर पड़ेगा? जनरल नरसिम्हन, हम लोग तो पहले से बात कर रहे थे, अब उस बातचीत पर क्या असर देखते हैं आप? 2 चीजें हैं। पहले तो है कि ये जो फायरिंग के बारे में आपने बातचीत किया था आपने जब ये ब्रेक के पहले जी, ये मान के चलें कि अगर फायरिंग खुली होती तो कैजुअल्टी इतने तक नहीं रुकते। कैजुअल्टी बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि ये फायरिंग जो है सिर्फ एक हथियार से नहीं होती, कई हथियारें फायर होती हैं, तो कैजुअल्टी का नंबर जो है बहुत बढ़ जाता है। इसीलिए बोलते हैं कि भाई जब तक फायरिंग नहीं खुलती है तब तक इस प्रकार का हादसा नहीं होना चाहिए, लेकिन हो रहा है तब भी तो नुकसान जो है दोनों साइड में कम पड़ रहा है। ये बात हमको समझना चाहिए, पहली बात तो। ठीक है। दूसरा, हम जो बातचीत कर रहे थे वो बातचीत अभी भी जारी है। आपने देखा होगा कि 3-4 जगह के बारे में बातचीत चल रही थी, ये एक जगह है इस प्रकार का, बाकी जगह का भी बातचीत चल रही है। लेकिन इस हादसे की वजह से थोड़ा बहुत डिले हो सकता है, लेकिन कोई ज़्यादा ये बढ़ करके कोई बड़ी बात बनने का उम्मीद कम है। जनरल सिंह, आप क्या समझते हैं कि कल जो हुआ, जैसा जनरल अभी कुलकर्णी साहब ने बोला कि हो सकता है कि ये कोई मिस कम्युनिकेशन हो, मिसअंडरस्टैंडिंग हो वहां पर लोकल पेट्रोल्स के बीच में, या फिर ये एक स्कीम चीज लगती है आपको कि एक तरफ आप बात भी कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप वहां पर हालात को और बढ़ाना भी चाहते हैं, एस्केलेट भी करना चाहते हैं? देखिए, गलवान के इलाके में पहले कभी चीन की फौज आगे नहीं आई और जहां पर नक्शों में भी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल मार्क्ड है, उसकी अंदाजन जगह जो है वो पीछे है, 10 से 15 किलोमीटर पीछे है गलवान। ये अपनी जो नदी है इससे पीछे है, जहां इनका शोक नदी का और गलवान नदी का जंक्शन होता है। तो कहने का मतलब है ये पहली बार आगे आए हैं और इनका इरादा था कि वहाँ आगे बढ़ के अपने जगह जमा लें और वहाँ से ये सड़क जो दौलत बेग ओल्दी को जा रही है उसके ऊपर अपना डोमिनेशन करें। ये इनको आपत्ति सड़क से हो रही है
और उसके कारण ये आगे बढ़े हैं और इनको वापस जाना चाहिए और हमें इनके ऊपर पूरा दबाव डालना चाहिए कि जहां पर ये लोग अप्रैल में थे चाइनीज आर्मी, वहीं पे वो वापस जाने चाहिए जहां पर उनको पता है कि वो लाइन उनकी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल मानी जाती है। उसके आगे अगर वो उन्होंने रात का फ़ायदा उठाते हुए आगे बढ़ने की कोशिश की और अपने कुछ वायर ऑब्स्टेकल वगैरह कुछ लगाने की कोशिश की ताकि वो कह सकें कि हम यहाँ पे आए हैं, तो वो लैंड ग्रैबिंग हो जाती है। तो मैं समझता हूँ इस मौके पर चीन ने जो कुछ किया है सोच समझ के किया है कि अगर हम ऑब्जेक्ट नहीं करते तो वो कहते कि ये एरिया अब हमारा है, हम तो यहाँ पर हमारी वायर भी लगी है, हमारा एरिया है, हम यहाँ पर हैं। तो इसलिए ये जो हुआ है ये चीन का पहल है और चीन का ये इनिशिएटिव था और हमारी फौज ने उसके खिलाफ जो कार्रवाई करनी चाहिए वो की। बहुत अफसोस है कि इसमें हमारे तरफ से भी और उनके तरफ से भी लोगों की जान गई है, हमारे बहादुर जवानों की जान गई हैं। ये नहीं होना चाहिए था, लेकिन मेरे हिसाब से हमारी फौज कभी हुक्म के खिलाफ नहीं कार्रवाई करेगी। हमारी फौज को हुक्म ये था कि अपनी पोजीशन से आगे नहीं जाना है और उनको भी आदेश यही मिला था कि वो अपनी जगह जहां से एडवांस किया था वापस जाएंगे, लेकिन स्टेजेस में जाएंगे। लेकिन उन्होंने सोचा कि अब ये डिस्कशन हो रहा है तो हम आगे क्यों ना जम जाएं और यहाँ से हम ये सड़क के ऊपर डोमिनेशन कर सकते हैं। तो ये मेरे हिसाब से असेसमेंट है। ठीक है सर, अब सवाल ये भी है कि जो हम बातचीत कर रहे थे उसमें क्या फैसले हो रहे थे, उन फैसलों के मुताबिक क्या उन पर अमल भी हो रहा था और अगर हो रहा था तो फिर कल वाला वाकया क्यों हुआ, ये भी हम समझने की कोशिश करेंगे। एक और छोटे से ब्रेक के लिए हमको रुकना पड़ेगा, उसके बाद रुक करते हैं जनरल कुलकर्णी का। लद्दाख में कल चीनी और भारतीय सैनिकों के बीच में जो झड़प हुई वो हालात क्यों बने और इस वक्त क्या हो रहा है ये हम आपको बता रहे हैं। एलएसी पर भारत चीन के बीच हिंसक संघर्ष हुआ। गलवान घाटी के पास चीन के सैनिकों ने भारतीय सैनिकों के ऊपर हमला किया, जिसमें भारत के एक कर्नल रैंक के अफसर, एक डीसी और एक जवान शहीद हो गए। सारे मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। जनरल कुलकर्णी, ये भी समझें कि चीन क्या कह रहा है इस वक्त। जो चाइनीज मीडिया है वो वहां के फॉरेन मिनिस्टर को कोट करके ये कह रहे हैं कि भारत 2 बार उनके इलाके के अंदर आया और भारत ने ये कंसेंसस तोड़ा कि हम लोग डिसएंगेज होंगे और यूनिलैटरल एक्शन ले रहा है भारत। ये उनका सरकारी रुख है, ये उनके फॉरेन मिनिस्टर को कोट किया है वहां के मीडिया ने। और असलियत मनीष ने भी बताई कि 5 किलोमीटर पीछे जाना था, वो जा भी रहे थे, उसके बाद वो वापस आए और उन्होंने अनप्रोवोक्ड अटैक शुरू किया। तो क्या नियत है उनकी? ये जरूर जो कह रहे हैं अमूमन यही सुनने में आ रहा है, लेकिन मैं ये कहूंगा ये पूरी जो जितनी भी ये परसेप्शन जो है हमारा है, हम आप देखें उसको क्या कहते हैं हम लोग, पेट्रोल पॉइंट 14, यानी वो पेट्रोलिंग का पॉइंट है, वहां पे कोई ट्रुप्स नहीं है, पेट्रोलिंग पॉइंट है। तो पेट्रोलिंग पॉइंट में वो भी आते हैं, हम लोग भी आते हैं। जब बैनर ड्रिल्स होते हैं दोनों डिसएंगेज हो जाते हैं। इस बार जब गलवान घाटी में जो भी हो रहा था, हमें लगा कि वो पेट्रोल पॉइंट 14 के पास नहीं रहना चाहिए, उन्होंने पीछे जाना चाहिए। जब को कमांडर लेवल की बातचीत हुई उसमें तय हुआ कि दोनों साइड डिसएंगेज होंगे, वो 5 किलोमीटर पीछे जाएंगे। अब ये जो ट्रुप्स हमारे वाले हैं, हो सकता है, मुझे पूरा ज्ञान नहीं है, लेकिन हो सकता है वो भी वहीं होंगे और चाइनीज भी वहीं होंगे। सब देख रहे होंगे, मॉनिटर कर रहे होंगे क्या ये चाइनीज जो है पीछे जाते हैं और हम लोग भी। अब ये सब हो रहा होगा दिन के वक्त। अब धीरे धीरे हो गई रात। अब जब रात हो गई, अब जैसे आप कह रहे वही हमें भी सुनने में आया है कि चीनी जो है वो वापस आ गए और वापस आने के बाद गुत्थम गुत्था शुरू कर दी। तो उनमें उनके बीच में भी कई एक लोग हो सकते हैं जो गर्म दिमाग के हों, जो ये नहीं चाहते होंगे, उनके यहाँ पॉलिटिकल कमिश्नर होंगे या जो कुछ भी होगा, जहां पे वो इस तरह की गतिविधि हुई, वापस आए। और जब वापस आए, ये जो कमांडिंग ऑफिसर हैं, मुझे ऐसे लगता है क्योंकि वो वहां पर हैं और घायल हुए, उन्होंने पक्का दोनों तरफ की साइड्स को इस गुत्थम गुत्था से रोकने की कोशिश की होगी, जिसमें वो खुद घायल हो गए और फिर शहीद हो गए। अब ये आप देखिएगा, हम लोग वहां पर हैं मिस पर। अब चाइनीज परसेप्शन में वो लाइन है, हमारे परसेप्शन में दूसरी लाइन है। अब उस बातचीत से सुधर सकती है, बातचीत से सुधर भी गई, पर अमल नहीं किया। उस बातचीत की जो बात है वो चीनी ने अमल नहीं की। शुरुआत दिखाई जरूर पीछे जाने की, पर वापस आ गए और उसके बाद जो भी घटना हुई
वाकई बहुत दुखद। और जैसे आपने ठीक कहा, ये कहना कि गोली नहीं चली और हम लोग इसको बात को मान जाए, ये भी गलत है। कोई भी हादसा नहीं होना चाहिए। बातचीत का मतलब है हादसा नहीं होना। अगर हादसा हो रहा है तो आप समझ सकते हैं कि जमीन के ऊपर कितना अभी आपने जो सर बात कही कि बातचीत का मतलब तभी है जब उस बातचीत में हुए निर्णयों पर आप अमल करें, और चीन ने अमल नहीं किया। जनरल नरसिम्हन, ये कहना सही होगा? क्योंकि मुझे जब इतने सीनियर लेवल पर आप बात करते हैं, लोकल कमांडर लेवल पर भी बात करते हैं, तो आप एक एक जगह के बारे में बात करते होंगे कि अभी आप यहां पर हैं, आप वहां चले जाइए, हम यहां पर हैं, हम इतना पीछे चले जाते हैं, वरना बातचीत का कोई मतलब नहीं। इसका मतलब बातचीत में जो तय हुआ, चीन ने उस करार को तोड़ा। ये 6 जून को जो बातचीत हुई थी लेफ्टिनेंट जनरल लेवल पर जनरल हरिंदर और जनरल लियू लिन के बीच में, उसमें यह तय हुआ था कि वो बातचीत खत्म होने के बाद में हर जगह पर, अलग अलग जगह पर ये बातचीत दोबारा होगी, नीचे लेवल पे, ब्रिगेडियर लेवल पे और मेजर लेवल पे और कमांडिंग ऑफिसर के लेवल पे, और ये तय किया जाएगा कि किस प्रकार का डिसएंगेजमेंट किया जाएगा। मुझे तो ये लगता है कि जो इस प्रकार का जब वार्तालाप चला था कल, उसके बीच में कुछ विवाद खड़ा होगा, जिस वजह से गर्मा गर्मी होकर के ये इस प्रकार का मुठभेड़ हुआ है। तो ये मानना है कि ये चीनी ने तोड़ा है, ये बातचीत जो फाइनलाइज किया है उसके बारे में तोड़ा है कि नहीं है, ये अभी जमीन लेवल से हमको अभी तक खबर नहीं पहुंची है। लेकिन कुछ तो विवाद हुआ इस बात को लेकर, किस प्रकार का डिसएंगेजमेंट करना है, चीन के लोग ने कहां तक वापस जाना है, किस प्रकार से वापस जाना है, इस हिसाब से जो बातचीत करते समय गर्मा गर्मी हुई होगी, और उसी वजह से ये जो मुठभेड़ हुआ है, जिस वजह से ये कैजुअलिटीज हुई हैं। हालांकि ये नहीं होना चाहिए था, पहले भी मैंने बोला है कि इस प्रकार का हादसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन ये होने के बावजूद भी ये अभी भी बातचीत जारी है जमीन पर, और इसका एक हल जो है निकला आएगा करके मैं उम्मीद करता हूं। पहले तो सर इस पूरे वाकये की सारी डिटेल सामने आना जरूरी है, पता चले कि आखिर वहां पर हुआ क्या, क्यों भारत के जवानों की जान गई है, शहादत हुई है। समय इतना ही था सर, बहुत बहुत धन्यवाद जनरल सिंह, जनरल नरसिम्हन, जनरल कुलकर्णी, आपका, मनीष आपका बहुत बहुत शुक्रिया। भारत और चीन के एलएसी पर कल रात जो हुआ वो पिछले 45 साल में नहीं हुआ। कल रात हुई खूनी झड़प में भारत के एक अफसर और 2 जवान शहीद हो गए। कल चीन की हिमाकत का भारतीय सैनिकों ने भी मुंहतोड़ जवाब दिया है। चीनी मीडिया की रिपोर्ट्स ही खुद बता रही हैं कि चीन के 5 सैनिक मारे गए। भारत के रवैये से साफ है कि भारत बदला भी लेगा। चीन के साथ पाकिस्तान है और भारत के साथ अमेरिका है। कई सवाल उठने शुरू हो गए। क्या यह मामला युद्ध की तरफ बढ़ रहा है? क्या ये 2020 में वर्ल्ड वॉर का ट्रिगर पॉइंट भी बन सकता है? ये सारे सवाल हैं, क्योंकि हालात सुधर नहीं रहे हैं। 2 महीने से चीन सीमा पर, एलएसी पर चीन की वजह से जो विवाद है, उसको लेकर बातचीत के कई दौर हो चुके हैं। लेकिन कल की घटना ने एक बार फिर से एक रियलिटी चेक दिया है कि वहां पर हालात कितने विस्फोटक हो सकते हैं। दोनों सेनाएं अगर आमने सामने हो तो क्या हो सकता है। कल 3 भारतीय अफसर और जवान शहीद हुए। चीन की तरफ भी उनके कई सैनिकों की जान गई। हालांकि चीन ने इसका कोई आंकड़ा दिया नहीं है, लेकिन चीन का ही मीडिया अपने सूत्रों के मुताबिक इस खबर को प्रसारित कर रहा है कि चीन का भी नुकसान हुआ है। अब सवाल यह है कि बातचीत के बीच ऐसी परिस्थिति क्यों बनी, और क्या यहां से यह फ्लैश पॉइंट एक ही था और अब बातचीत के बाद मामले को तेजी के साथ सुलझाने की ओर दोनों देश बढ़ेंगे, या फिर तनातनी और बढ़ेगी और ऐसे और हादसों की गुंजाइश और पैदा होगी? ये सबसे बड़े सवाल हैं इस वक्त। भारत ने, लेकिन अभी तक जो बातें बताई गई हैं, भारत ने कल बातचीत के बाद, इस इलाके में भी बातचीत हुई थी, यह तय हुआ था कि 5 किलोमीटर पीछे हटेंगी दोनों सेनाएं, चीन के सैनिक पीछे जाएंगे। वो पीछे जा भी रहे थे। हमारे संवाददाता जो बता रहे हैं उसके मुताबिक भारत का पेट्रोल वहां पर मौजूद था, पेट्रोल पॉइंट 14 के आसपास गलवान घाटी के इलाके में, और ये देखने के लिए कि चीनी वापस गए कि नहीं गए। चीनी वापस जाने के बाद फिर पलट कर वापस आए और उसके बाद उन्होंने अनप्रोवोक्ड हमला शुरू कर दिया, वार शुरू कर दिए भारतीय सैनिकों के ऊपर, जिसमें उस इलाके में यूनिट के जो कमांडिंग अफसर थे, बटालियन के कर्नल रैंक के अफसर थे, उनको चोटें आई, उनकी दुखद मौत हो गई। उनके अलावा एक जूनियर कमीशन अफसर और एक सिपाही, वो भी शहीद हो गए। तो ये अभी तक की जानकारी है। ये भी बताया जा रहा है कि भारत ने वहां पर बाकायदा बैनर ड्रिल भी की। बैनर ड्रिल तब की जाती है जब दोनों सेनाएं या टुकड़ियां आमने सामने आ जाती हैं, खासतौर पर चीन से लगे हुए इलाकों में। लेकिन उसके बावजूद चीन के सैनिक जो थे
वो हमला करते रहे। पलटवार भी किया गया और जबरदस्त पलटवार किया गया जिसमें उनके भी कई सिपाहियों की जान गई है, ये भी अब तय है। हमारे साथ अब जुड़ रहे हैं लेफ्टिनेंट जनरल रामेश्वर रॉय जी और मनीष भी हमारे साथ बने हुए हैं जो आपको इस खबर का इस वक्त का अपडेट भी दे रहे हैं। जनरल साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया टीवी पर। सर, अभी हर आदमी के मन में तो ये बात चल रही है कि हम लोग बात कर रहे थे चीन के साथ, अभी तक बातचीत से बात बन जाया करती थी, वो वापस चला जाया करता था, लेकिन इतने सीनियर लेवल पर बातचीत होने के बावजूद कल वाला हादसा, क्या युद्ध के हालात तो नहीं बन रहे चीन के साथ? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो ये बातचीत चल रही थी, ये 6 हफ्ते से यहाँ पे गलवान वैली में भी और पेंगोंगसो के नॉर्थ में भी और साथ ही रेमचौक में भी चीन की हरकत जारी रही है 6 हफ्ते से। अब इसमें सबसे बड़ा विरोधाभास ये है कि एक तरफ तो डी-एस्केलेशन की बात चल रही है और साथ ही साथ ये भी खबरें आ रही थी कि यहाँ लद्दाख से लेकर के अरुणाचल तक दोनों तरफ से फौजों का जमावड़ा भी बढ़ता चला जा रहा है। तो हमें ये नहीं समझ में आ रहा था कि ये बातचीत जो है डी-एस्केलेशन के लिए चल रही है या बातचीत और आगे किसी दूसरे पॉइंट पे चल रही है। तो पहली बात तो ये यहाँ पे समझ में नहीं आती है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो आज की 21st सेंचुरी में दो सेनाएं भारत और चीन की जब आमने सामने डटी हुई हैं, फेस ऑफ चल रहा है, तो मुझे ये नहीं समझ में आता कि यहाँ पे ये पत्थरबाजी और डंडाबाजी और स्पाइक्ड ग्लव्स और ये क्या हो रहा है। ये एक दो प्रोफेशनल आर्मी का स्टैंड ऑफ है या दो भीड़ आमने सामने खड़ी हैं या 1949 की पीएलए है जो कि इस तरह से लड़ाई का टैक्टिकल माहौल लेके बैठी हुई है। तो मेरी समझ में ये आता है कि जब ये बातचीत चल रही थी और साथ ही साथ हमारा जमावड़ा भी बढ़ रहा था, हमें ये सोच लेना चाहिए था कि ये पूरी बातचीत जो है इतनी आसानी से ये हल सुलझेगा नहीं, क्योंकि चीन जो है पूरी तैयारी के साथ आया है, अपने पूरे साजो सामान के साथ आया है। खबरें ये भी आ रही थी कि जहां जहां तक वो आया है उसने वहां पे अपनी बंकर्स बना ली हैं और ये जो उसका पॉइंट है गलवान से लेकर के पेंगोंगसो से लेकर के डेमचौक तक जो पूरी लाइन है, ये पूरी लाइन वो पकड़ के बैठेगा, क्योंकि आने वाले समय में इस पूरी लाइन की जो रीअलाइनमेंट है एलएसी की, इसकी जो है आगे चल करके बहुत सारी इंप्लीकेशंस हैं, इसकी स्ट्रेटजिक इंप्लीकेशंस हैं। तो मुझे ये नहीं समझ में आता कि अगर ये सब चल रहा था तो हमने सावधानी छोड़ क्यों दी। सर, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं जनरल साहब कि क्या आपके हिसाब से चीन ने अपना असल इंटेंट और इरादा अब एक्सपोज कर दिया है कल की हरकत के बाद? क्योंकि बातचीत की टेबल पर मेज पर बैठ करके कुछ बात करना और जैसा कि भी ये बताया गया है कि ये तय हुआ था कि वो पीछे जाएंगे और पीछे जा भी रहे थे, एंड दे केम बैक, वो वापस लौट के आए हैं। देखिए, ऐसे है कि चीन की ये बहुत पुरानी रणनीति रही है कि बात कुछ और करता है, एक्शन कुछ और करता है। हमें उसको समझने में कोई बहुत बड़ी इसके लिए रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है और हमें ये बात अभी समझ में आ जानी चाहिए थी। इसीलिए तो मैं कह रहा हूं आपको कि अगर डी-एस्केलेशन चल रहा है और साथ साथ जमाव बढ़ रहा है, उससे क्या इंडिकेशन मिलता है। तो मुझे नहीं समझ में आता हमारी सावधानी हटी तो हटी क्यों, और अगर सावधानी के हटने से हादसा ये हो गया कि वो लोग पथराव करके और डंडों से और उसकी मतलब बिना गोली चलाए हुए हमारे 3 लोग उसने मार दिए हैं। और मैं ये भी सुनने में आ रहा है कि ये बात यहीं पे नहीं खत्म हुई है, अभी शायद कुछ और लोग हताहत हुए हैं जिनकी खबर धीरे धीरे आएगी, ऐसा सुनने में आ रहा है। तो मुझे नहीं समझ में आता कि ये 21st सेंचुरी की दो सेनाएं आपस में ये स्टोन एज वाली लड़ाई क्यों कर रहे हैं। हमारे हथियार कहाँ चले गए, हमारी तोपें कहाँ चली गई, हमारे टैंक्स कहाँ चले गए, जो पूरा साजो सामान हमारा था उसको क्यों नहीं इस्तेमाल किया हमने। उसके हिसाब से अगर लोकल वॉर होती है, अगर किसी सेक्टर में कोई लड़ाई होती है जैसा कि कारगिल में हुआ था, तो उसकी पॉसिबिलिटी को हम नहीं रूल आउट कर सकते। हो सकता जी सर, बताया तो ये जा रहा है सरकार की तरफ से कि वहां पर हमारी तैयारी पूरी है। आज हमने कई एक्सपर्ट से बात की, पूर्व सैनिक सीनियर ऑफिसर्स आप जैसे उनसे बात की, उनका कहना था कि ये तो अच्छी बात है कि वहां पे गोली नहीं चली, गोली चलती तो कैजुअल्टी यहां सीमित नहीं रहती, बहुत सी जाने जाती। ये है कि अरे सौरभ, सवाल यह है कि 21st सेंचुरी में मुझे कोई ऐसा देश नजर नहीं आता जो भीड़ के तरह से लड़ाई कर रहा है। अगर आर्मी रिस्पांस जो है, फौज का रिस्पांस हमेशा जो है गोली से होता है। चीन जो है हमेशा पावर को समझता है, चीन नहीं समझेगा इस तरह की पत्थरबाजी और इस तरह की डंडेबाजी, और उसके करने में भी। आप जनरल साहब, आप ये कहना चाहते हैं कि अगर कल की वारदात के अंदर चीनी सैनिक ने अगर डंडा चलाया था या पत्थर चलाया था तो उसका जवाब उसको गोली से मिलना चाहिए था? यस, उसको सोल्जरली जवाब मिलना चाहिए था। और सोल्जरली जवाब में अगर लोकल लड़ाई थोड़ी बढ़ती है इस सेक्टर में, गलवान में चाहे पेंगोंगसो में, अगर लोकल वॉर या लोकल लड़ाई होती है तो उसके लिए हम तैयार हैं। अगर हम तैयार हैं और हमारी तैयारी है तो हमें किस बात को हमें रोक के रखा कि हमने उसके डंडे खाए हैं और पत्थर खाए हैं और इस तरह से ऐसे लग रहा है कि ये तो सिर्फ खाए नहीं है, खिलाए भी हैं,
खिलाई भी हैं, ये तो उनका अपना मीडिया मान रहा है इस बात को। ये अटकलें आप कुछ भी लगाइए, पर सवाल ये है कि दो सेनाएं जो कि प्रोफेशनल आर्मीज हैं, मुझे आज तक कोई ऐसा उदाहरण नहीं मिला है कि दो प्रोफेशनल आर्मीज आपस में जो है स्टोन एज की लड़ाई लड़ती हो। इसके पीछे क्या राज है, ये मैं जानना चाहूंगा। हमारे साथ अब मेजर जनरल रिटायर्ड राजेश आर्या साहब भी जुड़ गए हैं। जनरल साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सवाल ये इस वक्त तो ये है कि आप करंट सिचुएशन को कैसे पढ़ते हैं, और यहां से ये रेजोल्यूशन की तरफ जाएगी या नीचे डाउनवर्ड जाएगी, और ऐसे और हादसे हो सकते हैं, ऐसे और कन्फ्रंटेशन होने का खतरा है? एंकर कौन? एंकर सर सौरभ है मेरा नाम। सौरभ जी सर। सबसे पहले जो ये कल रात की घटना, हाँ सौरभ जी नमस्कार। जैसे कल रात की घटना की अभी खबर आई है आज सुबेरे, बहुत दुख है कि हमारे 3 जवान शहीद हुए हैं, जिनमें एक कमांडिंग ऑफिसर भी है। जो ये घटना है ये पिछले तकरीबन 2 या 2.5 महीने से पनप रही थी, और 5 मई को जब उन्होंने चीनी आर्मी ने हमारे गलवान वैली की ऊंचाइयों के ऊपर आकर कब्जा किया और हमको, हमारे जवानों को सड़क के ऊपर जो काम कर रहे हैं उसको रोकने के लिए कहा, तो तब से ये घटना पनपती जा रही थी, और इसको काफ़ी देर से हर लेवल के ऊपर इसको रिजॉल्व करने की कोशिश की गई है। और जहाँ तक कि मैं इस घटना को समझता हूँ, ये ज़रूर यहाँ से नीचे जाएगी, ये ज़रूर ये रेजोल्यूशन की तरफ जाएगी, इससे ख़राब होनी नहीं चाहिए। अगर जो कल की घटना है ये एक लोकल एक्शन है कि 2 पेट्रोल का आपस में क्लैश हुआ, जिन दोनों पेट्रोल में सीमा को लेकर एक मिसकंसेप्शन है या डिफरेंस ऑफ परसेप्शन है, तो ये मुझे पूरा विश्वास है कि भारतीय सेना के उच्च अधिकारी और चीनी सेना के उच्च अधिकारी जिनकी मीटिंग आज हुई है, और मेरे नज़रिए के हिसाब से दोनों तरफ नुकसान हुआ है, वो जरूर इस नुकसान को रोकने की कोशिश करेंगे और इसका एक अच्छा और शांतिपूर्ण सुझाव निकालने की कोशिश करेंगे। हम ये बात नहीं समझ पा रहे हैं क्योंकि कि जब आप लेफ्टिनेंट जनरल लेवल, मेजर जनरल लेवल, ब्रिगेडियर लेवल, लोकल कमांडर लेवल, हर लेवल पर आप बातचीत कर रहे हैं, आप बहुत बारीकी से बात करते होंगे, तो फिर ऐसे फ्लैश पॉइंट की नौबत कैसे आ गई? इको आ रहा है, इको का। सौरभ देखिए, ऐसा है कि जो ये बातचीत होती है ये अपने अपने लेवल पे चलती है, चाहे वो चुशूल में बात हुई है लेफ्टिनेंट जनरल लेवल की या मेजर जनरल लेवल की, मगर जब जो ग्राउंड पोजीशन है PP-14 पे जहाँ पे ये क्लैश हुआ है, वहाँ दो सेना के टुकड़ों की आपस में भिड़ंत हुई है, और उस भिड़ंत में मेरे को पूरा मतलब नॉलेज नहीं है कि कमांडिंग ऑफिसर भी कैसे शामिल हो गया। उस भिड़ंत में ये जो उनके आपस की भिड़ंत थी वो थोड़े से बड़े लेवल पे चली गई, जिसमें काफ़ी नुकसान हो गया। तो ये बड़े अफसरों को नॉलेज में उस वक्त शायद नहीं हो सकता। जहाँ तक मैं समझता हूँ ये लोकल कन्फ्रंटेशन है, लोकल कमांडरों के बीच में परसेप्शन का डिफरेंस है, या किसी की तरफ से कुछ एग्रेसिव एक्शन हुआ होगा जिसका जवाब दूसरी तरफ से आया है। तो इस लेवल पे शायद हमें इतना तवज्जो नहीं देना चाहिए। हमें तवज्जो देना चाहिए कि बेसिक मुद्दा क्या है। मुद्दा है कि दोनों सेनाएं का परसेप्शन जो लाइन ऑफ कंट्रोल का है वो अपनी अपनी जगह पे है, जो दोनों भिन्न हैं। और अभी तक पिछले 1962 से लेकर आज तक तकरीबन 67 साल में इस परसेप्शन ये बना रहा है, और इसको हम शांतिपूर्वक कितने बातचीत हो गई, कितने बॉर्डर ट्रीटीज हो गई, सुलझाने की कोशिश जारी रही है, और ये सुलझ नहीं पा रहा है। इसको सिर्फ बैठ के ही सुलझाया जा सकता है, क्योंकि ग्राउंड के ऊपर बॉर्डर का कोई निशान नहीं है। हर आदमी अपनी तरफ से समझता है कि ये बॉर्डर है और चीनी समझते हैं ये बॉर्डर है। इस वक्त सिर्फ चीन की ये गलती रही है कि वो एक ऐसी जगह ऊंची पहाड़ी पे आकर बैठ गए हैं जहां से वो भारतीय सेना को पूरी तरह डोमिनेट करते हैं, जिस पर भारतीय सेना का ऑब्जेक्शन है, और बिल्कुल सही ऑब्जेक्शन है कि भाई ये जगह 1962 के बाद जो संधि हुई थी उस पर आपके बैठने की जगह नहीं है, आपको पीछे जाना चाहिए। ठीक है सर। तो ये जो चीनी अभी पीछे नहीं जा रहे हैं सर, ये तो बड़ा मसला है। ये जो आपने लार्जर पिक्चर बताई है अभी, ये तो है ही, इस पर तो काम हो रहा है और निरंतर दशकों से काम हो रहा है, लेकिन अभी तो ये मौजूदा परेशानी से निपटने की जरूरत है, उनको पीछे भेजने की जरूरत है। जनरल रॉय कुछ ऐड करना चाह रहे थे इस पर। जी जनरल साहब। देखिए, ऐसे है कि जिस तैयारी से चीन आया है, जितने साजो सामान के साथ वो आया है, जिन जिन पॉइंट्स पे वो आया है, उसकी वापस जाने की कोई मंशा नहीं दिखती है, ना ही मंशा है।
सिर्फ बातचीत को बना करके, बातचीत के जरिए वो सिर्फ टाइम ले रहा है ताकि यहाँ पे अपनी पोजीशन वो कंसोलिडेट कर पाए। जो ये एलएसी को पार करके आया है, ये उसकी खुद की एग्री की हुई पुरानी एलएसी है, जिसपे वो खुद मान गया था कि उसकी एलएसी वहीं तक है, लेकिन वो अपनी ही अंडरस्टैंडिंग को पार करके और अंदर आ गया है। और अब वो ये कहना चाहता है कि हमने जाकर के चीन के इलाके में उस पर हमला किया है। ये बिल्कुल उल्टी बात कह रहा है। तो चीन के साथ जो है ऐसा दोगला बर्ताव उसका हमेशा से ही रहा है, हमारे लिए कुछ नया नहीं है। और अगर वो तैयारी से आया था तो हम भी तैयारी से जाकर के उसके साथ हमने मुकाबला उसका किया था, उसको यहाँ पे रोक दिया था। बातचीत के दौरान मुझे बिल्कुल, मैं आपको बार बार ये बात कह रहा हूँ कि सबसे बड़ा जो डायकोटमी है इस बातचीत की वो यही रही है कि अगर एक तरफ शांतिपूर्ण वार्ता चल रही है किसी मसले को सुलझाने के लिए, तो उसके साथ साथ ही जमावड़ा क्यों बढ़ रहा है। यहाँ से लेकर के जमावड़ा सिर्फ ये ईस्टर्न लद्दाख में ही नहीं है, बिल्कुल अरुणाचल तक जो है हमारी सेनाएं जो है आमने सामने खड़ी कर दी गई हैं। तो अगर ये सब चल रहा है तो मैं नहीं मानता हूं कि हमको ये समझ लेना चाहिए कि इसका कोई जल्द से सुझाव निकलेगा। जहां तक वो पीछे जनरल साहब बोल रहे थे बॉर्डर टॉक्स की, 22 सालों में 22 बॉर्डर टॉक्स हुए हैं चीन के साथ, लेकिन 1 इंच भी उस बॉर्डर टॉक में कोई समझौता नहीं निकला है। और चीन के साथ 14 देशों की बाउंड्री लगती है, जिसमें से 12 देशों के साथ वो अपनी बाउंड्री रिजॉल्व कर चुका है। हिंदुस्तान के साथ और भूटान के साथ उसने बॉर्डर प्रॉब्लम इसलिए रखा है, ये उसका लिवरेज है। जब जब वो चाहेगा इन दोनों देशों को ऐंठने के लिए, ये बॉर्डर इश्यूज को उठाता रहेगा। जनरल साहब, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। जनरल रॉय, आप फौजी मामलों के एक्सपर्ट आप हैं, मुझे ये बताइए, अगर आपने जहां जहां सर्व किया वहां भी हो सकता है कभी कोई ऐसी परिस्थिति बनी हो, तो उसका तरीका क्या होता है? आप बात करेंगे, इसके अलावा अपनी मिलिट्री तैयारी भी रखेंगे? क्या इस वक्त इस स्टैंड ऑफ को या चीन के इस हरकत को का जवाब देने की भारत ने जिस भी लेवल पर तैयारी की, आप उससे कुछ अलग करते? मैं इससे अलग नहीं करता, लेकिन कहीं ना कहीं सावधानी जरूर हटी है, जिसकी वजह से हमारे ट्रूप्स को कैजुअलिटी हुई है। मेरा दर्द इस बात से है कि जो ये 3 कैजुअलिटीज की रिपोर्ट आ रही है, एक सीओ, एक जेसीओ और एक जवान की, मुझे ऐसा लगता है कि कैजुअलिटीज ज्यादा हुई होंगी। एक कमांडिंग अफसर पेट्रोलिंग के लिए नहीं जाता, ये पेट्रोलिंग की एक्टिविटी में हुई घटना नहीं है, ये डिप्लॉयमेंट की घटना है। यहाँ पे जो है जो लोकल एक तरह से एक कन्फ्रंटेशन हुआ है, उस कन्फ्रंटेशन में मुझे ये नहीं समझ में आता हथियारों का इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया है। अगर मेरे समय पे इस तरह की बात रही होती तो मेरे जवानों के लिए बिल्कुल क्लियर ऑर्डर होता कि आर्मी सोल्जर जो है हमेशा सोल्जर बंदूक की गोली से जवाब देता है, वो पत्थर से, ईंट से और ये स्पाइक ग्लव से जवाब नहीं देता है। हम इस तरह की हरकतों पे क्यों उतर आए हैं, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। सर, आपने भी जो सवाल उठाया, इससे पहले जनरल आर्या ने भी यही सवाल पूछा था। मनीष के पास इसको हम ले जाना चाहते हैं। मनीष, ये बताइए, ये पूछा जा रहा है कि वो कमांडिंग अफसर जो हमारे कर्नल जो शहीद हुए हैं, उनकी वहां पर मौजूदगी कैसे थी? अगर ये पेट्रोल्स की भिड़ंत थी आपस में, तो उसमें तो कर्नल साहब नहीं हो सकते थे, और अगर वो वहां पर थे, इसका मतलब ये तैनाती थी भारत की तरफ से भी और उनकी तरफ से भी। सौरभ, सबसे पहले इस समय दोनों एक्सपर्ट्स बैठे हैं स्टूडियो में, उनको ये बता दें, और सीक्वेंस जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि सवाल ये जाहिर सी बात है उठेगा। जनरल साहब भी कह रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि पेट्रोलिंग पार्टी थी तो सीओ क्या कर रहा था। ये बता दें कि दरअसल जो 6 जून को कोर कमांडर लेवल बातचीत हुई थी, जिसमें जनरल हरिंदर 14 कोर कमांडर थे और साउथ शिनजियांग कमांड के मेजर जनरल ल्यूलिन थे, इन दोनों के बीच डिसएंगेजमेंट की बात हुई थी। और आपको ध्यान होगा उसके महज 48 घंटे के अंदर ही 2.5 किलोमीटर पीछे इसी पेट्रोलिंग पॉइंट 14 पर चाइनीज पीएलए पीछे हट गई थी, जिसमें उन्होंने अपने इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल भी पीछे किए थे। सौरभ, अब क्योंकि बात थी 5 किलोमीटर पीछे होने की, आप समझना होगा कि ये जो हमारी भारतीय सेना की पोस्ट है, उस पेट्रोलिंग पॉइंट 14 के आखिरी पॉइंट से करीबन 5 किलोमीटर ईस्ट की तरफ चाइनीज पीएलए को पीछे जाना था। चाइनीज पीएलए के जवान पीछे भी जा रहे थे। जाहिर सी बात है पूरी यूनिट, उस समय जो यूनिट थी वो मौजूद थी, तो सीओ खुद लीड फ्रॉम द फ्रंट। दोनों जनरल साहब इस बात से इत्तेफाक रखेंगे कि जो भारतीय सेना की सिखलाई है उसमें ऑफिसर लीड फ्रॉम द फ्रंट करता है, और सीओ खुद उसको संभाल रहे थे, समझा रहे थे, और चाइनीज पीएलए पीछे जा रहा था। लेकिन वो हीट ऑफ द मूवमेंट 11:30 बजे से लेकर करीबन 2 से 3 बजे तक की रात का क्या हुआ, और फिर उसके बाद चाइनीज पीएलए के जवान और ऑफिसर्स पीछे की तरफ आए, दोबारा से उसी पोजीशन पे आए। उन्होंने चाइनीज पीएलए को ने भारतीय सेना के जवानों को एंगेज किया। उनके पास उस समय रॉड, आयरन रॉड, सीमेंटेड रॉड और साथ में पत्थर थे, और फिर उसके बाद अनआर्म्ड कॉम्बैट शुरू हो गया। जो इंडियन आर्मी में हमारे सोर्सेज हैं, मिलिट्री ऑपरेशंस के सोर्सेज, 14 कोर कमांडर कोर में जो हमारे सीनियर ऑफिशियल्स हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो इस समय ऑन ग्राउंड
ऑफिसर मौजूद है जिनसे हमारी बात सुबह हुई। उन्होंने कहा कि मामले की संजीदगी को देखते हुए कमांडिंग ऑफिसर ने बहुत बचाव करने की कोशिश की कि कहीं से भी उपद्रव ना मचे, चाइनीज पीएलए वापस अपने 5 किलोमीटर पीछे पेरिफेरी में चले जाए। अब यहां पे आप अपना परसेप्शन बैटल कह लीजिए या फिर आपके पास लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल सीमित दायरे में नहीं है, आपके पास मापदंड नहीं है, आप कुछ भी एक्सक्यूज दे सकते हैं। लेकिन असली बात यह है कि चाइनीज पीएलए ने उपद्रव मचाया, अपने साथ रॉड और सीमेंटेड रॉड लेकर आए और पहले हिट में ही जो भारतीय सेना के जवान थे उनके पर हिट किया और फिर उसके बाद इसी में जो कमांडिंग ऑफिसर थे, मैं उनको खुद पर्सनली भी जानता हूं, वो बहुत बहादुरी के साथ उन्होंने कोशिश भी की कि ये दोनों तरफ से जो मामला है वो सुलझ सके, और लेकिन उसके बावजूद भी वो उनको इंजरी हुई और मॉर्निंग तक आते आते उनकी डेथ हो गई। वो शहीद हुए, उसके साथ उनके जेसीओ थे और एक और जवान थे। ये बात बिल्कुल सही है कि इंजरी का फिगर और भी है भारतीय सेना की तरफ से, लेकिन औपचारिक तौर पर भारतीय सेना की तरफ से कहा गया कि चाइनीज पीएलए की तरफ भी कैजुअल्टी का फिगर कुछ कम नहीं है। लेकिन अगर हम ये समझेंगे कि हमारी कैजुअल्टी ये हुई और इसलिए उनकी भी हुई तो ये बिल्कुल ठीक नहीं होगा। लेकिन ये बात से बिल्कुल आपने पूरा सीक्वेंस ऑफ इवेंट समझाया के बाद ये जनरल रॉय सौरभ, अब अगर ये हुआ है तो फिर क्या समझते हैं आप? सौरभ देखिए, ऐसे है कि ये महाभारत की लड़ाई नहीं है कि जनरल आर्या में आया, एक मिनट में आया सर आपका। ये महाभारत की लड़ाई नहीं कि अगर एक सेना पीछे हट रही है तो दूसरी सेना उसके पीछे पीछे चल के यकीन करती है कि वो पीछे हटा है कि नहीं। एक बार जब एग्रीमेंट हो जाता है कि किस लाइन तक पहुंच जाएगा तो उसके बाद जो कोई पीछे जाके नहीं बल्कि जाने के बाद ही कंफर्म करता है। ये पूरी वारदात रात को हुई है। इसका मतलब ये है या तो चीनी सेना ने हमको धोखा देने की कोशिश की कि उन्होंने ऐसा एक्शन दिखाया कि पीछे जा रहे हैं लेकिन वो गए नहीं, और हमने ऐसा सोचा कि वो पीछे चले गए हैं, हमारे में कुछ हो सकता है, कुछ वो चूक हुई हो और वो एकदम से पीछे वापस मुड़ करके आए और उन्होंने अटैक किया। हो सकता है ये बात हुई हो, लेकिन डेफिनेटली मैं इस बात को नहीं मान सकता हूं कि महाभारत की लड़ाई थोड़े ना है कि वो सेना वापस विड्रॉ करके जा रही है तो हम उसके पीछे पीछे जैसे कि जाके इस बात का यकीन कर रहे हैं। ऐसा नहीं हुआ होगा और ये पूरी वारदात रात को हुई है। अगर एग्रीमेंट हो जाता है कि कहां तक वो लाइन पे वापस जाएंगे तो उस एग्रीमेंट को कंफर्म दूसरे तरीके से किया जाता है। इस तरह से कोई जाकर के कंफर्म नहीं करता है कि वो पीछे गए हैं या नहीं गए हैं। बहुत सारे मैकेनिज्म है हमारे पास इस चीज को कंफर्म करने के, इसलिए मैं इस बात को नहीं मानता हूं। कहीं ना कहीं इस बातचीत के अंदर जो है कहीं ना कहीं ढिलाई हुई है जिसकी वजह से चीन ने हमको धोखा दिया है और वापस आकर के उसने इस तरह से हमला करके हमारे लोगों को घायल किया है। हाँ, हमने भी किया होगा, इस बात से मैं इनकार नहीं करता हूं, लेकिन सवाल ये है, देखिए सबसे बड़ी बात यह है बातचीत जब ऊपर से नीचे होती है तो अंडरस्टैंडिंग अलग होती है और नीचे के लोगों को सिर्फ हुक्म दिया जाता है कि आपने ये चीज करनी है। यहाँ पे बातचीत का अगर देखें आप, शुरुआत भी हमारी तरफ से कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल था, उनकी तरफ से मेजर जनरल था। उस मेजर जनरल के पास कोई भी अथॉरिटी नहीं थी डिसीजन करने की, उसके पास सिर्फ अथॉरिटी थी कोई चीज बता के सुनाने की, और जो वो सुन के गया उसने जाके अपने बड़े कमांडर को बताया। यहीं पे देख लें अगर आप, तो हमारा मेजर लेफ्टिनेंट जनरल और उनका मेजर जनरल, तो यहीं पे चीन ने अपनी शुरुआत कर दी थी जो उसकी डिसेप्शन वाली बात होती है। तो इसका मतलब आपकी बात से तो ये निष्कर्ष निकालें कि वो बातचीत का केवल दिखावा कर रहा है, ढोंग कर रहा है, उसकी नीयत है ही नहीं। यस, उसकी नीयत है ही नहीं, वही तो मैं कह रहा हूं बार बार आपको। उसने वहां बंकर बना लिए हैं, उसके पास इतने सारे साजो सामान के साथ वो आया है। एक ही जगह सिर्फ गलवान की बात आप क्यों करते हैं? वहां पेंगोंगसू में भी तो बैठा हुआ है वो, फिंगर 8 से फिंगर 4 तक आ गया है वो, और डेमचौक में जो उसकी पोजीशन थी उसको भी उसने मजबूत कर लिया है। पूरी इस लाइन को देखिए ना आप। ठीक है सर, जनरल आर्या कुछ कह रहे थे जी, बोलिए सर। सौरभ देखिए, ऐसा है इस वक्त हम यहाँ दिल्ली में बैठ के या नोएडा में बैठ के अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। ये मैं बिल्कुल जनरल रॉय की बात से सहमत हूँ कि चीन की हरकतों पे और चीन के वादों पे भरोसा नहीं किया जा सकता है। अगर पिछले 50 सालों में उन्होंने अपने वादे नहीं पूरे किए हैं या इस मुद्दे को नहीं सुलझाया है, उसके पीछे चीन की एक बहुत बड़ी मंशा है। परंतु जो हादसा रात को हुआ है वो हादसा बहुत दुखद था, और उस हादसे में जो कि चीन की तरफ से भी कुछ खबरें आई हैं कि उनके भी कुछ सैनिक हताहत हुए हैं और मारे गए हैं। हमारी सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। हमारी सेना के ऊपर चाहे वो हमला हुआ है, चाहे मुठभेड़ हुई है जिसमें हमारे जवान शहीद हुए हैं और कुछ जख्मी हुए हैं, हमारी सेना ने बिल्कुल मुंह तोड़ उनको जवाब दिया है। मुद्दा ये है कि क्या इस सिचुएशन से आगे क्या रास्ता देखा जाना चाहिए, वो हमको सोचना है। जहाँ तक मेरी खबर है कि हमारी सेना पूरे मसले के साथ, पूरे असले के साथ, पूरे तैयारी के साथ वहाँ पे चीन की किसी भी हरकत का जवाब देने के लिए तैयार है। ये चीन को समझना है, जो वहाँ से हज़ारों किलोमीटर दूर बीजिंग में बैठे हुए हैं, ये उनको समझना है कि आज की भारतीय सेना 1962 की भारतीय सेना नहीं है। वो भारतीय सेना को बुली नहीं कर सकते हैं। एक्शन उनके हाथ में है, उनको अपनी लाइन तक वापस जाना होगा और
गलवान वैली को खाली करना होगा। अगर वो खाली नहीं करेंगे तो ये मुठभेड़ें भारतीय सेना और चीनी सेना के बीच में चलती रहेंगी और ये दोनों सेनाओं के लिए अच्छा नहीं है। जनरल रॉय ने बिल्कुल सही बोला कि उन्होंने अपने टाइम पे अपनी पोजीशन तो स्ट्रांग कर दी। जब भारतीय सेना अपनी पोजीशन स्ट्रांग करने की कगार पे खड़ी है, जब उन्होंने अपनी रोड को अशोक रिवर के पार करना शुरू कर दिया और गलवान पहाड़ी की तरफ चढ़ाना शुरू कर दिया, तो चीन अभी ऑब्जेक्शन कर रहा है, जो बिल्कुल गलत है। और वो किसी भी बातचीत के मुद्दे में उनका जो ये स्टैंड है वो टिकेगा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी राइटिंग में ये संधियां हो चुकी हैं कि दोनों की लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का परसेप्शन क्या है। सर, अब दो सवाल उठते हैं। पहले आप दो शब्द आपने इस्तेमाल किए। पहले तो कल जो हुआ, यह हादसा था या हमला था? चीन ने हमला किया या एक एक्सीडेंट हुआ जिसमें दो टुकड़ियां आमने सामने आ गई और किसी वजह से वहां पर ये वारदात हो गई? और दूसरी बात, अगर जो बात जनरल रॉय ने कही, जो आपकी बातों से भी लग रहा है, जवाब देना चाहूंगा, पहले ये जवाब देना चाहूंगा सर। मैं ब्रेक के बाद इसका जवाब से लूंगा। दूसरा सवाल ये, ब्रेक के बाद हम जब आएंगे तो बात करेंगे कि अगर चीन की नीयत बातचीत की नहीं है और ये सिर्फ दिखावा और ढोंग है, जो कल की वारदात के बाद लगता है कि ऐसा ही है, तो फिर वो जहां भी वो इस वक्त मौजूद है उसको पीछे कैसे भेजेंगे? ये सबसे बड़ा सवाल है हमारे सामने। एक ब्रेक के बाद लौटते हैं हमारे मेहमानों के पास। कल रात एलएसी पर लद्दाख में भारत और चीनी सैनिकों के बीच जो झड़प हुई, उसमें भारत की तरफ एक अफसर और 2 जवानों की शहादत हुई है। दूसरी ओर चीन के भी कुछ सैनिक मारे गए हैं, ये भी खबर है। और इस वक्त भी वहां पर अब बातचीत चल रही है सीनियर स्तर पर, ताकि इस टेंशन को डिफ्यूज किया जा सके। हमारे साथ सारे मेहमान हैं, हमारे रिपोर्टर भी है मनीष। जनरल आर्या जी, ब्रेक से पहले एक सवाल मैं पूछ रहा था आपसे, ये कल जो हुआ इसे आप हादसा मानते हैं या हमला मानते हैं? सौरभ, बिल्कुल मिलिट्री तरीके से अगर मैं कहूं, ये हमला नहीं है। जब हमला किया जाता है तो पूरी तैयारी के साथ किया जाता है और मिलिट्री हथियारों के साथ किया जाता है। जहां तक मीडिया से मैंने खबर में समझा है, ना इसमें कोई बंदूक इस्तेमाल हुई, ना इसमें कोई पिस्तौल इस्तेमाल हुई, ना इसमें कोई मोटर इस्तेमाल हुआ। ये एक मुठभेड़ थी, ये एक फौजी तरीके का हमला नहीं था, ये एक मुठभेड़ थी। और मैं समझ सकता हूं ये मुठभेड़ क्यों हुई और कैसे हुई, क्योंकि जो भी मीडिया में रिपोर्ट आई है कि पत्थर मार के मारा गया, डंडे मार के मारा गया, या जो रॉड थी उनके हाथों में, वो मीडिया की रिपोर्ट्स हैं, सच्चाई हमको मालूम नहीं है। तो जब तक सच्चाई बाहर नहीं आती, मैं इसको एक छोटी सी मुठभेड़ समझता हूं। यस, मुठभेड़ थोड़ी भारी हुई, जिसमें हमारे 3 जवान शहीद हुए और कुछ चीनी जवान भी मारे गए हैं इसमें, जो कि ग्लोबल मीडिया की रिपोर्ट है। जी सर, बस एक अपडेट दे दूं मैं, एक मिनट आपको रोक रहा हूं, एक अपडेट दे दें कि जो आर्मी चीफ है जनरल नरवणे, वो अभी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मिलने के लिए पहुंचे हैं। उसकी तस्वीरें भी आप देख रहे हैं इस वक्त स्क्रीन पर। जो गाड़ी आपको दिखाई दे रही है, ये आर्मी चीफ जनरल नरवणे की गाड़ी है और वो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात करने के लिए बस अभी थोड़ी देर पहले पहुंचे हैं। आज सुबह से ही बड़े शीर्ष स्तर पर मीटिंग्स का दौर जारी है। पहले रक्षा मंत्री ने मुलाकात की तीनों सर्विस चीफ्स के साथ, सीडीएस के साथ, और उस बैठक में विदेश मंत्री भी शामिल थे। अब ये बैठकों का दौर जो है सुबह से जो चल रहा है, इसमें क्या कामयाबी मिलने की उम्मीद है? मनीष, एक अपडेट आप दे दें पहले। देखिए, ये अभी का अपडेट है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मिलने आर्मी चीफ जनरल एमएम नरवणे गए हैं। उसकी वजह यह है कि जब रक्षा मंत्री ने पूरी तरीके से ब्रीफ किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अब से कुछ देर पहले, करीबन 15 से 20 मिनट तक ये चीन के लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के जो हालात हैं, उसके अलावा जो हमारे ऑफिसर और जवान शहीद हुए हैं, उनके बारे में पूरी डिटेलिंग दी गई। और उसके बाद जो बाकी का प्लान ऑफ एक्शन है, क्योंकि अभी भी 3 डिव के जो जीओसी हैं त्रिशूल डिवीजन के, उनकी अपने काउंटर पार्ट से बातचीत जारी है, खासतौर पर पेट्रोलिंग पॉइंट 14 को लेकर। जिस तरीके से ये फेस ऑफ के बाद हीट ऑफ एक्शन में एक सीनियर ऑफिसर और 2 जवान शहीद हुए, तो इसको लेकर पूरी डिटेल्ड रिपोर्ट और साथ में जो बाकी के पैरामीटर्स और प्लान ऑफ एक्शन है, उसको लेकर आर्मी चीफ इस समय पहुंचे हैं राजनाथ सिंह के पास। मनीष, यही बताइएगा, जो दिन में जो मीटिंग हुई थी जिसमें रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री भी मौजूद थे, तो जाहिर तौर पर इस वक्त दोनों देश भी आपस में बात कर रहे होंगे। बिल्कुल सही बात है, और यही इसका असर आपको देखने को मिला कि थोड़ी देर पहले जो जियोंग जिलांग हैं, जो फॉरेन स्पोक्स पर्सन हैं चाइना के, उन्होंने ऑफिशियल स्टेटस पे आकर अपना एक बयान दिया। उस बयान में दोनों तरफ की बात कही गई और उसके साथ साथ जो मिलिट्री टॉक्स हैं वो इस समय लद्दाख के रीजन में जारी है, जिसमें भारतीय सेना की तरफ से 3 डिव कमांडर मौजूद हैं और दूसरी तरफ से उनके काउंटर पार्ट। और उसके अलावा ये भी हमारे जो सोर्सेज हैं एमईए में, अब से कुछ देर बाद मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर भारत सरकार की, वो औपचारिक तौर पर इसके
बयान देगा। सौरभ, एक और चिंता की बात यह है कि जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं उसमें यह भी है कि इंजरीज जो है भारतीय सेना की तरफ से वो ज्यादा जवानों की है। यानी अब से कुछ देर बाद जैसे ही वो ऑफिशियल स्टेटस आएगा तो ये पता लग जाएगा, आप इसे मुठभेड़ कहिए, आप इसे फेस ऑफ का झगड़ा कहिए या आप कुछ भी कहिए, वास्तविकता यह है कि भारतीय सेना के सीनियर ऑफिसर, कर्नल और साथ में 2 जवान शहीद हुए हैं। उसके अलावा काफी इंजरीज भी हैं और इससे कोई भी मना नहीं कर सकता। 1975 के बाद यह पहली कॉम्बैट बैटल कैजुअलिटी है, इससे भी कोई मना नहीं कर सकता। और यही पूरा ब्यौरा और डिटेल दी गई है इस समय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को। और जिस समय एस जयशंकर फॉरेन मिनिस्टर खुद उस पर मौजूद थे मीटिंग में, तो उस दौरान भी जो हमारे सोर्सेज ने यह भी बताया कि आर्मी कमांडर ने जो जानकारी दी थी, जनरल वाईके जोशी और जनरल हरिंदर 14 कोर कमांडर ने, उसकी पूरा एक एक ब्यौरा मिनट टू मिनट डिटेल कि कैसे हुआ, किस तरीके से पूरी घटना घटी। और जब सीओ ने लगातार ये कोशिश की कि वो पीछे की तरफ जो डिसएंगेजमेंट लाइन है जिसपे ये 2 सेटलमेंट हुआ था कि 5 किलोमीटर पीछे जाएंगे, वो नहीं गए और धोखा देते हुए वो आगे की तरफ आए। दरअसल उसके जो क्योस है उसकी भी पूरी बारीकी से डिटेल दी गई। अब ये समझ लीजिए कि अब रणनीतिक तौर पर दोनों लेवल पर बातचीत की जा रही है, मिलिट्री लेवल पर टॉक्स और डिप्लोमेटिक लेवल पर टॉक्स। ये कौन से सिनेरियो में जाएगा, कौन से फुट स्टेप इन होगा, यह कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन यह बात बिल्कुल तय है कि इस समय टेंशन लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ईस्टर्न लद्दाख के सेक्टर पे, पैंगोंगसो के फिंगर 4, फिंगर 5 पर, गोगरा पोस्ट पर, पेट्रोलिंग पॉइंट 14, पेट्रोलिंग पॉइंट 15, पेट्रोलिंग पॉइंट 17 पर ज्यों की त्यों बरकरार है। और एक्स्ट्रा डिप्लॉयमेंट के साथ भारतीय सेना सिर्फ इसी रीजन में नहीं बल्कि 3488 किलोमीटर के लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर हर एक जगह पर चीन की इस समय मॉनिटरिंग कर रही है, चाहे फुट पेट्रोलिंग के जरिए या सर्विलांस के जरिए या फिर भारतीय वायुसेना का कॉम्बैट एयर पेट्रोल हो। सौरभ, आप ये बताइए मनीष की दिन में एक ब्रीफ जानकारी दी गई थी सेना की तरफ से कि क्या हुआ है वहां पर और हमें क्या नुकसान हुआ, उनको भी कुछ नुकसान हुआ बताया गया था। क्या आप उम्मीद करते हैं कि कोई डिटेल्ड प्रेस रिलीज जो है कल के हादसे पर दिया जाएगा या कोई और एक लार्जर स्टेटमेंट को इशू होगा? देखिए सौरभ, इस समय सबसे ज्यादा जो फिल इन द ब्लैंक्स है इस पूरे सीक्वेंस को लेकर है। जो हमारे आर्मी सोर्सेस हैं वो हमें लगातार जानकारी दे रहे हैं क्योंकि क्लैरिटी के साथ जानकारी लोगों तक पहुंचना बहुत जरूरी है। यही वजह है कि उन्होंने पूरा सीक्वेंस बताया। अब से कुछ देर बाद मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, क्योंकि इसमें डिप्लोमेटिक और मिलिट्री लेवल दोनों लेवल के ऑफिसर्स इन्वॉल्व हैं और साथ में दोनों लेवल पर टॉक्स हो रही हैं, तो अब से कुछ देर बाद यह अनुमान लगाया जा रहा है कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के द्वारा औपचारिक तौर पर इस पर पूरी सीक्वेंस के साथ पूरा बयान दिया जाएगा और आर्मी हेडक्वार्टर के द्वारा भी अब से कुछ देर बाद एक स्टेटमेंट रिलीज किया जा सकता है। लेकिन अनुमान सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इस बात का भी है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जो स्टेटमेंट इशू करेगा, जो अपना औपचारिक बयान देगा, उसमें चाइनीज फॉरेन स्पोक्सपर्सन जो है उसको काउंटर करते हुए जो पूरा सीक्वेंस है उसको एक प्रॉपर फॉर्म में बताएगा और खासतौर पर यह भी बताएगा कि आखिरकार मुख्य झड़प क्या रही। जब डिसएंगेजमेंट लाइन पर चाइनीज पीएलए जाने को उनको कहा गया था तो वो क्यों नहीं गए, और किसी भी तरह से जो इस समय आर्मी हेडक्वार्टर के सीनियर ऑफिशियल्स और जो मॉनिटरिंग कर रहे हैं ऑपरेशंस की, और 2 जनरल बैठे हैं, वो भी इस बात को मानेंगे कि भारतीय सेना का जवान लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को पार कर जो परसेप्शन लाइन है उस तरफ नहीं गया बल्कि चाइनीज पीएलए के जवान इधर की तरफ आए और फिर उसके बाद ये झड़प हुई। तो अब से कुछ देर बाद ये भारतीय सेना की तरफ से भी औपचारिक स्टेटमेंट आने की संभावना है। सौरभ, चलिए ठीक है, तो अभी इस वक्त की तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये जब आर्मी चीफ जनरल नरवणे मिलने पहुंचे हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से, उसकी तस्वीरें हैं। वो उनको अंदर गए, कुछ मिनट हो चुके हैं, बातचीत जारी है अभी भी। और जैसा कि मनीष भी आपको बता रहे थे, जहां पर यह हादसा हुआ वहां पर भी मिलिट्री लेवल की टॉक्स चल रही हैं। और ये एक इंपॉर्टेंट बात है, आपको पता होनी चाहिए कि आज बातचीत की मांग ये चीन की तरफ से की गई थी। कल रात जो कुछ हुआ उसके बाद आज सुबह से ही चीन की तरफ से ये भारत की तरफ को ये कहा जाने लगा कि हमें इस हादसे पर, इस जो हुआ इस पर बात करनी चाहिए। और उसके बाद आज दिन भर से बातचीत वहां भी चल रही है, राजनयिक स्तर पर भी, डिप्लोमेटिक लेवल पर भी बातचीत होगी। और अभी एक प्रेस स्टेटमेंट जो है वो जारी किया जाएगा विदेश मंत्रालय की तरफ से, ये भी अभी आपको मनीष ने बताया। जनरल आर्य, आप कुछ कह रहे थे सर, अपनी बात आप कंप्लीट कर लीजिए। सौरभ, आपने एक बहुत बड़ी बात कही है, मैं उससे पहले वो उस बात को ले लूं कि देखिए कल रात को यह हादसा हुआ है आधी रात के वक्त, और हिंदुस्तान की तरफ से कोई उसके ऊपर एक्शन नहीं आया। सिर्फ सवेरे एक भारतीय सेना की तरफ से एक कंफर्मेशन आई थी कि हाँ हमारे 3 जवान शहीद हुए, इंक्लूडिंग एक कमांडिंग ऑफिसर। अभी आप ये एक न्यूज दे रहे हैं कि आज जो बातचीत की डिमांड थी वो चीन की तरफ से की गई थी। अब आप एक साइकोलॉजी के तौर पर देखिए कि कौन आदमी बातचीत की डिमांड करता है जो अपनी थोड़ी सी कमजोरी पे होता है। इसका मतलब ये है, बहुत साफ शब्दों में मिलिट्री मैंने में है, कि भारतीय सेना ने रात को चीन की सेना के मुठभेड़ में मुंह तोड़ जवाब दिया है और
बहुत तगड़े होकर उनका मुकाबला किया है, जिसकी चीन को उम्मीद नहीं थी, और उसमें चीन का भी नुकसान हुआ है। चाहे वो खबर अब की पुष्टि हुई है कि नहीं हुई है, मगर इंटरनेशनल मीडिया में ये खबर आ रही है। इनफैक्ट यूके के एक पेपर का आज हेडलाइन था कि थर्ड वॉर 3 इंडिया एंड चाइना, इंडिया कैरीज आउट मैसेकर इन चाइना। ठीक है, तो जो मैंने देखा अभी सोशल मीडिया के ऊपर, तो ये चीन ने आज जो बातचीत की डिमांड की है, इसका मतलब चीन कहीं कुछ हिला है कि इस वक्त भारतीय सेना एक बहुत मजबूत स्थिति में है। वो 1962 की सेना नहीं है। उन्होंने चीन को एक मुंह तोड़ जवाब दिया है। हमने नुकसान उठाया, बिल्कुल सही है, और हम इस बार हम चीन के दबाव में आने वाले नहीं है। ईस्टर्न लद्दाख से लेकर और अरुणाचल प्रदेश तक पूरी 3,500 किलोमीटर एलएसी के ऊपर भारतीय सेना पूरी तरह तैयार है। चीन को बाइलेटरल ट्रीटीज के समझौते को सम्मान रखना होगा। जैसा कि जनरल रॉय ने बताया, अगर 6 जून को यह एग्री हुआ था कि वो 5 किलोमीटर पीछे जाएंगे और वो नहीं गए हैं, तो उनको जाना पड़ेगा। मैंने चीन के विदेश संवाददाता को प्रवक्त भी सुना है, उन्होंने कोई साफ बात नहीं कही है। उन्होंने सिर्फ इतना कहा है कि बातचीत हो रही थी और उसके अंदर मुठभेड़ हुई है। इसका मतलब उन्होंने ये नहीं कहा है कि वहां कोई ऐसा हमले वाली कार्रवाई हुई है। अगर आप देखना ये है, जैसा आपने कहा कि अगर ये तय हुआ है कि चीन को वापस जाना है, तो वो उसको जाना पड़ेगा, लेकिन अभी तक वो गया क्यों नहीं है? दूसरी बात, अगर बातचीत से नहीं जाएगा तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा उसको वापस भेजने के लिए? मेरे जनरल लेके सिवाच भी जुड़े हमारे साथ। जनरल साहब, स्वागत है आपका। मैं आपके पास और जनरल रॉय के पास एक छोटे से ब्रेक के बाद ही आ पाऊंगा, बहुत जल्द लौटेंगे। हम बात कर रहे हैं कल जो चीन के सैनिकों ने भारतीय सैनिकों के ऊपर हमला किया, जिसमें भारत के एक अफसर और 2 सिपाहियों की जान गई। उसके बाद आज दिन भर मीटिंगें चल रही हैं। आप देख रहे हैं सेना प्रमुख में मुलाकात करने गए रक्षा मंत्री के साथ। जनरल सिवाच, कल चीन के हमले के बाद हमारी टुकड़ी पर क्या अभी उम्मीद करना अभी भी उचित है कि वो बातचीत से मान जाएगा और चला जाएगा? देखो सौरभ, ऐसा तो नहीं है कि बातचीत नहीं करनी चाहिए, बातचीत करनी चाहिए, मगर आपको जो चीन की असली जो स्ट्रेटजी उसको समझना पड़ेगा। जो चीन है इस बार कुछ और मंशे से आया हुआ है, और उसने जो है पहले फेस ऑफ से पहले बिल्डअप किया है, और फिर आपके गलवान घाटी में आया है जो आज तक डिस्प्यूटेड एरिया नहीं था, और वो दरबुक शौक और ये दौलत बेग ओल्डी रोड को भी एक प्रकार से ऑब्जेक्ट कर रहा है, और जो फीडर रोड हमने बनाई है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की तरफ, उसके ऊपर भी मना कर रहा है। अभी बातचीत हुई कि उससे डिसएंगेज होगा। अगर हम डिसएंगेज हो गए थे तो फिर कैसे फेस ऑफ हो गया रात को? ये बीच के अंदर आपके अंदर कोई फेस आपका एक प्रकार से सेफ जोन होना चाहिए था, दोनों फौज के बीच में गैप होना चाहिए था। आपको मालूम है कि भारत फौज और चीन के बीच में कम्युनिकेशन गैप है, लैंग्वेज बैरियर है, तो एक प्रकार दुर्भाग्य की बात है इस टाइप की जो चीज हुई है। मगर चीन को आप कमजोर मत समझे, चीन एक सोची समझी साजिश से आता है। वो जो भी करता है वो कुछ न कुछ प्लान करके सकता है। जो अगर कल फेस ऑफ हुआ तो उन्होंने क्या किया है, डंडे और उसके बाद बैटन और उसके बाद जो लोहे की बनी हुई चीजें लेके आया हुआ है, तभी उन्होंने की है कैजुअलिटी। जब ये बात करने की बात कर रहा है, कहीं ना कहीं इसमें भी कुछ 2 बातें हैं। विक्टिम कार्ड भी खेलने की ट्राई कर रहा है चीन, कहीं सोच रहा है कि हमारे को भी लगा। मुझे लग रहा है चीन एक ने सोची समझी साजिश है, इसको हमें समझना चाहिए और हमें चौकन्ना रहना चाहिए। चीन के साथ हम कुछ नहीं विश्वास कर सकते। अगर इसका ठीक है सर, तो डिप्लोमेटिक। जनरल रॉय सर, समय बिल्कुल खत्म हो गया। अगर आप बहुत कम शब्दों में बता सके, व्हाट इज द वे आउट, आगे क्या रास्ता है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप देखें उनकी तरफ से जो स्टेटमेंट आ रही है, उनके फॉरेन मिनिस्ट्री एमईए की स्टेटमेंट्स हैं, चीन के एमईए की स्टेटमेंट्स हैं, और हमारी तरफ से स्टेटमेंट अभी एमईए की तरफ से सिर्फ मिस्टर श्रीवास्तव की एक स्टेटमेंट आई थी जिसने कुछ भी कन्वे नहीं किया था। दूसरी बात, चीन ये कहना चाहता है कि भारत के जो सेना है उसने चीन की धरती पे जाके उनके ऊपर हमला किया है। इसका मतलब साफ है कि जहां तक वो आ चुका है उसको ये मान चुका है कि वहां तक तो चीन की धरती है ही। आप इस बात को क्यों नहीं पकड़ रहे हैं कि 38,000 स्क्वायर किलोमीटर साइज इनका एरिया खाने के बाद भी, अपनी जो एलएसी जो उसने परसीव की थी वहां तक एग्रीमेंट होने के बाद भी, उसको भी क्रॉस करके जहां वो आके आज बैठा है वहां तक तो कहता है हमारी जमीन है ही। अगर यहां पे भारत की कोई सेना आके हम पे हमला कर रही है तो वो हमारी धरती पे आके हमला कर रहा है। इस बात को आप क्यों नहीं पकड़ रहे हैं?
और उसके साथ साथ आप अगर ये देखें, आप सिर्फ गलवान को लेके मत सोचिए कि गलवान पे आके वो दरबुक शोक और डीबीओ की जो रोड है उसको इंटरडिक्ट करना चाह रहा है, वो तो एक मुद्दा है, लेकिन उसके साथ साथ वो इस तरीके से आया है कि आप उसको यहां से हटा ना पाए, इसलिए उसने जो सर, मैं माफी चाहता हूं सर, जनरल रॉय आपको रुकना पड़ेगा सर, समय मेरे पास बिल्कुल खत्म हो गया। आप जो बता रहे हैं, चुनौती ये बड़ी लिखती है और इस बार ऐसा लगता है कि सिर्फ बातचीत से काम नहीं होगा, तो जो भी और तरीका इख्तियार करना पड़े वो तो होगा, लेकिन एक देश का एक रिजॉल्व है, संकल्प है कि भारत की 1 इंच भूमि भी किसी के हाथ में जाने नहीं देंगे और हमें यकीन है कि भारत की फौज उस संकल्प को पूरा करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का हमसे बात करने के लिए। हमें एक ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले आपको बता दें, आज शाम 6 बजे आप जरूर देखिए चीन के खिलाफ प्रधानमंत्री मोदी का अगला कदम क्या होगा, क्या युद्ध नीति और कूटनीति दोनों से हारेगा चीन।